हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले 11th। कैसे हो भाई आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। और आज हम लोग बात करेंगे अपना 3D ज्योमेट्री के बारे में। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करो। सो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बेसिक सा हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आप 12th क्लास में आ जाओगे तब 3D ज्योमेट्री प्लस वेक्टर अलजेब्रा बहुत बड़ा अपना चैप्टर होता है। अभी तो जस्ट आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि 3D में कैसे आप लोग सोच सकते हो, 3D में किस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, पॉइंट्स के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, बहुत बेसिक सी बातें की हैं। हाँ, 2D का एक तरीके से एक्सटेंशन कर दिया गया है। 2D तो बहुत इजीली हम स्क्रीन पे देख पाते हैं। 3D जो है स्पेस है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, मतलब एक तरीके से बाकी चीज़ें भूल जाओ तो डायमेंशंस की बात करें तो 3D डायमेंशंस है ना, कि x, y और z इस तरीके से। तो 3D आप लोग मैं स्क्रीन पे इधर आपको कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन जितना आप लोग विजुलाइज कर पाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बेसिकली सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस और अब किसके बारे में, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दो ही अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स और वाई। 2D से रिलेट करते करते हम लोग 3D में जाएंगे। सारे 2D के ही फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे जो अपना 3D में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2D का स्ट्रेट लाइन अच्छे से आता है ना, 2D का जो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ जो बेसिक्स हमने कवर किए थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला एंड अलॉन्ग विद सेंट्रॉइड, है ना, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जस्ट लाइक दैट। ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने अपना स्ट्रेट लाइन के टाइम पर पढ़ी है, बस वही आनी चाहिए। और 3D में समझो अभी तक जो हम पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल प्यारा सा 3D दे रखा है। सो होगा क्या यहाँ पर, ये हमने ले लिया x, मैं इधर अभी बाद में जाऊँगी, ये ले लिया y, ये तो हमें पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक ये है z, इस पॉइंट से ये पॉइंट अपना क्या है, ओरिजिन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x0, y0, z0। अब हमारे पास 3 का 0, 0, 0, 3 0 किसके लिए, एक x, एक y और एक z। इनका ऑर्डर बेटा वही रहेगा, x देन y और देन z। ये सारा प्री डिफाइंड है, आप अपनी मर्जी से नहीं कि मैम क्यों कर रहे हैं, ये प्री डिफाइंड है। x, y ही क्यों लिख रहे थे, क्योंकि ये जिस तरीके से बनाया तो यूनिवर्सल कर दिया कि ऐसा नहीं है कि अच्छा ये अभी हम लोग बहुत बेसिक सी बातें करते हैं, लेकिन ये बड़े लेवल पे बहुत यूज़ में आती है ना। जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं मार्केट में या चीज़ें जो भी बनती हैं, आपका एरोप्लेन बनता है, कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स बनती हैं, तो मैंने डायमेंशंस कुछ ली होंगी, किसी ने डायमेंशंस कुछ ली होंगी, तो ऐसे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। तो इसलिए यूनिवर्सल क्या है कि पहला x देन y देन z। तो x को ऐसे, y को ऐसे, और z जो है इस बोर्ड के, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो आपको पेन दिख रहा है वो इसके परपेंडिकुलर, तो आगे और बैक साइड में होगा। अब इस पर मैं आपको 3D में कैसे शो करूं, तो ये समझो कि ये हमारा z एक्सिस है। अब ये मत मानना कि z यहाँ पर है, z अपना यही है। तो x और y आपस में परपेंडिकुलर है, x और y आपस में परपेंडिकुलर, इनके बीच में एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। ये x और ये z, ये z और ये x, तो बेटा x और z के बीच में भी 90 डिग्री है, और ये z और ये y, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। मतलब इस एंगल की हम बात करें तो दिस इज़ 90, और यहाँ पर इस एंगल की बात करें दिस इज़ ऑल्सो 90। यहाँ पर देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा याद रखना z एक्सिस जो है अपने इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर? ओके। अब उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस की हमने बात कर ली। कोऑर्डिनेट प्लेन्स, किस चीज़ को हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अभी तक हमारे पास सिर्फ हम 2D में जब डिस्कस करते थे, 2D में, तो इसी बोर्ड पर हम लोग x और y एक्सिस बनाते थे, तो उसको क्या बोल के आते थे, एक्स वाई प्लेन। कभी आपने पढ़ा हो तो क्वेश्चन इस तरीके से होते थे, एक्स वाई प्लेन में ये सब हो रहा है। तो बेसिकली इस प्लेन पर जो आपके सामने स्क्रीन एक दिख रही है, उसमें एक एक्स एक्सिस है, उसमें एक वाई एक्सिस है। तो इस स्क्रीन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। तो एक ऐसा प्लेन, हर प्लेन में 2 एक्सिस तो लाई करेंगे। अच्छा, ये प्लेन सपोज करो एक ऐसे प्लेन जा रहा है जो आपके एक्स एक्सिस से जा रहा है ना, और इसी प्लेन पर क्या है अपना जेड एक्सिस है, दिख रहा है, इधर जेड एक्सिस भी है। तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे, एक्स जेड एक्सिस, सॉरी एक्स जेड प्लेन।
तो हमने एक प्लेन डिस्कस किया एक्स वाई और एक प्लेन डिस्कस किया एक्स जेड। अभी मैं लिख भी देती हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पर अपने पास बेटा एक तो है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक है अपने पास एक्स जेड प्लेन। ओके, अब आ जाओ, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये इधर से ऐसे वाई एक्सिस है, सॉरी जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है और ये वाई। तो ऐसा कोई प्लेन देखने की कोशिश करना, ये अपना जो हाथ इस तरीके से जाएगा, तो ये जो प्लेन रहेगा बेटा ये वाला, जिसमें अपना वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, सिर्फ ये ऐसे चलेगा ऐसे, तो ये वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, तो इस प्लेन को क्या कहेंगे, वाई जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन। अच्छा, जब मैंने आपको एक्स वाई प्लेन की कहानी बताई, सिर्फ ये बोर्ड, ना तो इसके पीछे ना इसके आगे, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस पर जेड की क्या सिचुएशन है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पर जेड क्या है, 0। देख लो आराम से, ये एक्स वाई प्लेन है अपना पूरा, जेड इसके न तो आगे आएगा तो जेड कुछ बढ़ेगा, उधर जाएंगे तो जेड कुछ बढ़ेगा, हम सिर्फ इसी प्लेन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जेड क्या होता है, 0। तो अपना एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया ये एक्स जेड प्लेन, ये एक्स और ये जेड, तो ये एक्स जेड प्लेन, तो वाई के बारे में सोचो, ना तो हम ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो वाई पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो वाई नेगेटिव, लेकिन हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर वाई 0। तो एक्स जेड प्लेन पर क्या हो गया अपना पास, वाई हो गया बेटा 0। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट अपने पास वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, ये वाई है ये जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन पर एक्स कैसा होगा, 0, क्योंकि वाई जेड प्लेन ना तो हम आगे जा रहे हैं ना हम इधर आ रहे हैं, तो वाई जेड प्लेन पर क्या होगा बेटा, एक्स 0। ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 प्लेन है एक्स वाई, जहाँ पर जेड 0 होगा, वाई जेड जहाँ पर एक्स 0 रहेगा, और एक्स जेड जहाँ पर वाई 0 रहेगा। क्लियर, ओके। इधर आ जाओ, इसमें भी भाई सेम टू सेम बात, इसमें आपको इस तरीके से दिखा दिया कि एक्स एक्सिस ऐसा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो उधर से हम इसको घुमा दें इसको, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर कौन सा प्लेन देख रहा है अपने को, वाई और जेड, ठीक है। एक्स इधर जा रहा है, तो ये वाला हो जाएगा एक्स जेड, और ये वाला हो जाएगा अपना कौन सा बेटा, एक्स वाई। क्लियर, समझ में आ गया। तो अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने हैं, 3, एक्स वाई जेड, एक्स पहले वाई पहले फिर जेड, ठीक है। और 3 प्लेन है एक्स वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई प्लेन पर जेड 0 होता है, वाई जेड पर एक्स 0 होता है, और एक्स जेड पर वाई 0 होता है। क्लियर, छोटी छोटी सी बात है, इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, एक कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स निकालेंगे स्पेस में, स्पेस बोल दिया मतलब 3D, स्पेस का दूसरा नाम भी अपना क्या बेटा, 3D से लेंगे, ठीक। अब आ जाओ, तो सबसे पहले अपने कोई भी पॉइंट P ले लिया, इसका मैंने ले लिया A, B और C। तो हो क्या रहा है कि A हमारा x डायरेक्शन में, B हमारा y डायरेक्शन में और C हमारा z डायरेक्शन में, x, y और z, तो A, B, C। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से देखो कि यहाँ पर x इधर मूव करके गया, y तो y इधर मूव करेगा, और z ऊपर, तो ये z, तो तब जाकर के P पॉइंट पर पहुँचा है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें बेटा, ये हमने x लिया, ये हमने y लिया, और ये इधर z, तो x इस पर कितना मूव करेगा, a, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a 0 0, ये मैंने a नाम दे दिया। ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब जिसके x, y और z सारा 0 0, तो इधर ये मूव कर गया a, अब y डायरेक्शन में मूव कर गया कितना, b, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना बेटा, इसके कोऑर्डिनेट 0 b 0, समझना, इस ये डिस्टेंस b है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a 0 b 0, ये एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर क्या बताया था, z 0 रहेगा, x a y b, तो a b 0। अभी हम p तक नहीं पहुँचे, ये a ले लिया, ये b ले लिया, ये मैंने c ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये z इधर होगा परपेंडिकुलर, तो हमने सिर्फ ऐसे ले लिया, तो यहाँ z एक्सिस पर हाँ c डिस्टेंस, तो ये x 0 y 0 z c, इसको नाम दे दिया क्या, l। अब उसके बाद ऐसे चल गया, ऐसे चल गया, अब एक पॉइंट इधर चलेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, c, ये c डिस्टेंस चलेगा, तो जाके हमने ले लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट p आ गया, दैट इज a, b, c। ये थोड़ा सा विजुलाइज करना डिफिकल्ट होगा, है ना। हो क्या रहा है
x चला, y चला, मतलब x, y और फिर z, ये इधर हवा में आ चुका है। तो ये जो पॉइंट है उसकी z एक्सिस से मतलब डिस्टेंस कितनी है, c। और आराम से सोचो, उसकी जैसे हमने ये a लिया, ये b लिया, ये c लिया, तो a चल गए, b चल गए, है ना। तो ये आ गया अपना पॉइंट c। अब c को हमने p डायरेक्शन में इधर मूव कर दिया, तो ये जो पॉइंट आएगा p आएगा, दैट इज a, b, c। अभी हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहे ना, डिस्टेंस ना कुछ, बस हमने कोऑर्डिनेट निकाला कि हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो a एक्सिस पर, a एक्स एक्सिस पर, b y एक्सिस पर, c z एक्सिस पर। तो इस तरीके से चला चला और फिर यहाँ हवा में, तो ये p पॉइंट अपने पास आ गया। क्लियर? तो समझ में आ गया, p हमारे स्पेस में है, ये स्पेस में है p, और ये भाई साहब कहाँ पर हैं, एक्स वाई प्लेन पर। कौन से भाई साहब, सी पॉइंट। सी पॉइंट अपना एक्स वाई प्लेन पर, इसलिए उसका जेड 0 है। ऐसा मत सोचना कि मर्जी से कहाँ से लिख दिया, अभी मैं बता के आई हूँ कि एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा, अपना 0 रहेगा। क्लियर है? एंड फिर हमने उसको सी आगे मूव कर दिया, सी आगे मूव कर दिया, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, b, c। क्लियर है? बहुत सिंपल है, सिंपली अपने को कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं 3D में। तो पहले x, फिर y और फिर z कोऑर्डिनेट, बस इतनी सी बात हो रही है। A point is on the x-axis. What are its y coordinate and z coordinates? क्या कहते हो, कैसा है बेटा इक्वेशन? एक पॉइंट हमारा x एक्सिस पर है, अभी मैंने बताया एक पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y और z सारा 0 रहेगा। एक पॉइंट y कोऑर्डिनेट्स पर है, उसका x और z कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। एक पॉइंट हमारा z कोऑर्डिनेट पर है, z एक्सिस पर है, उसका x और y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पर कह रहा है अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। उसे नहीं पता कि पॉइंट क्या है, बट इतना पता है कि जो उसका पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस पर है, मतलब कहीं भी यहाँ पर P पॉइंट लाई करता है। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट P। तो भाई कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट तुमने लैम्डा ले लिया, y और z तो क्या रहेंगे, 0 0। y और z की तो बात कर रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 और z कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा बेटा, 0। क्लियर है कहानी? बात समझ में आ गई कि y 0 और z भी 0। ठीक है, सिंपल। सिमिलरली वो y एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट देता अपने को पॉइंट, तो उसका x और z 0, और z एक्सिस पर दे देता तो x और y 0। ओके, अ पॉइंट इज इन द xz प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट? बोले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोई पॉइंट हमारा xz प्लेन पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोचो। बहुत आसान है, x, y एंड z, ये xz प्लेन है, ये xz प्लेन है। कोई पॉइंट इसी पॉइंट प्लेन पर लाई करेगा तो इसका y कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, 0। सो इफ एनी पॉइंट लाई ऑन xz प्लेन तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, 0। बस इसका आंसर क्या हो गया, 0। क्वेश्चन कह रहा था कि y कोऑर्डिनेट बताओ, हमने कहा इट इज 0। ओके, द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। बताओ बताओ, आपके ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, सोच रहे हो? बिल्कुल इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। क्या कह रहा है, अ प्लेन द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन। x और y एक्सिस को एक साथ लेंगे तो कौन सा प्लेन बनेगा, एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन बनेगा बेटा, एक्स वाई। सोचने की भी बात है क्या इसमें, बिल्कुल भी नहीं। x और y को एक साथ लेंगे तो कौन सा प्लेन बनेगा अपना, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। ओके, लेट ए बी सी बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट ए on the x, y and z axis respectively. Find the coordinates of a, b and c in each
ऑफ द फॉलोइंग वे द पॉइंट P इज 1 2 3। 3 क्वेश्चन अपने पास। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पिक करते हैं, है ना। उसने बोल दिया P के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 4 2। फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स, आपको पता है फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? जब हम एक्स वाई प्लेन पे बात करें, सिंपल, तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इससे जो हम ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके कोऑर्डिनेट, ऐसे वाली बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पर एक 3D में लिया है, हमने एक पॉइंट 3D में लिया, दैट इज 3 4 2। ठीक है, चलो कितना रिस्की काम किया मैंने। चलो सो अब कोई पॉइंट मेरा हवा में यहाँ पर है, ठीक है, मैंने 3D में रख दिया P, दैट इज 3 4 और 2। अब थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो, इधर आओ, मेरी आंखों से सोचो, ये P यहाँ पर है, क्या ये P आपको हवा में दिख रहा है? जल्दी से, क्या ये P अपने को हवा में दिख रहा है? ओके, ये P अपने पास यहाँ पर है। सो हमने इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर यहीं तो मीट करेगा, किस पॉइंट पर? क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 3 है। मतलब अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बाद में रटना भी होगा, तो रटने वाले ट्रिक में मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से हम आंख बंद करके, तो नहीं आंख बंद करके कैसे लिखोगे, बट बिना दिमाग लगाए हम इसमें से आंसर लिख सकते हैं फटाफट से। मुझे लगता है किसी को तो अभी तक चमक भी गया होगा, चमका कि नहीं? फटाफट से मुझे बताओ कमेंट करके। ओके, सो यहाँ पर ये पॉइंट P जो है यहाँ पर है, ठीक है, 3 4 और 2 ऐसे। तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यही मीट करेगा, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। अपने को सोच के लगता है कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है तो हम परपेंडिकुलर वहीं तो मीट करता है, जितना वो कोऑर्डिनेट चलता है उतना ही मीट करता है। तो दिस और दिस, अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा, तो यहाँ पर मीट करेगा, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 4 0, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 0 0 2। वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पर, A B and C। ये तो कह रहा था कि A B C be the fit of perpendiculars from a point P on the x y and z axis respectively। So A is on the x, B is on the y and C is on the z axis। तो अब आंख बंद करके कि हमने इधर 3 गए, तो फिर ये ऊपर गया, परपेंडिकुलर तो लेते हैं, और फिर ये ऊपर गया, तो सारे परपेंडिकुलर हमने लिया, तो इधर से हमने परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है ना? दिस एंड दिस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यही मीट करेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये हवा में इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है, ये मानो कि हवा में इस तरीके से आ चुका है, तो परपेंडिकुलर मतलब इससे परपेंडिकुलर, तो यही मीट करेगा, इधर परपेंडिकुलर इधर और इधर परपेंडिकुलर इधर। डन है? बात समझ में आई सबको? क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ भी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है फटाफट से मुझे पूछो, कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको लग रहा है कि नहीं मैम नहीं समझ आया। ये बनता ही इस तरीके से है कि हमने ऐसे किया, फिर ऐसे किया और फिर ऐसे किया, तो ये इसके परपेंडिकुलर, फिर ये इसके परपेंडिकुलर, तो अल्टीमेटली ये इसके परपेंडिकुलर, ये P पॉइंट जो है परपेंडिकुलर से तो पहुंचा है। क्लियर है? तो हमारे पास इस सिचुएशन में, इस वाले में A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 0 0, B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 4 0, और C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 2। क्लियर? समझ में आया? कोई पंगा किसी का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, -5 3 7, -5 3 7, ठीक है। ओहो, कोई बात नहीं, हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। -5 ये हमारा P पॉइंट है, 3 7, -5 की बात होगी मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब इधर चला गया, मतलब हम इसको 3D में विजुलाइज करें, ये अपना z है, तो x इधर आ गया, y इधर आ गया, z इधर आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यहाँ मीट करेगा A, यहाँ पे B और यहाँ पर C। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है, -5 0 0, B के कोऑर्डिनेट 0 3 0, और C के कोऑर्डिनेट 0 0 7। -5 0 0 0 3 0 0 0 7। कोई कन्फ्यूज़न?
आई डोंट थिंक सो, ठीक है। एंड द सिमिलरली, अब लिख सकते हो अपने आप से, लिख सकते हो, उसने अपने को बोला है 4 - 3 - 5, मतलब पी पॉइंट ले लिया 4 - 3 - 5, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव z नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव और वो पीछे चला जाएगा, z नेगेटिव इसके स्क्रीन के पीछे, अब स्क्रीन को तोड़ नहीं सकते है ना, बैक साइड में जाएगा कहीं पर। तो हमें पता है कि a कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा 4 0 0, b कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा दैट इज 0, -3, 0, और z जो है बेटा अपना इधर जाएगा 0, 0, -5 दैट इज c। तो इस तरीके से लिख सकते हो a इज योर 4 0 0, b इज योर 0 -3 0 एंड c इज योर 0 0 -5। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब कोई भी पॉइंट दे रखा है और आपसे कहता है कि x एक्सिस पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो किस पॉइंट पर मीट करेगा, कैन यू लेट मी नो कौन सा पॉइंट होगा। क्लियर है, x एक्सिस पर बात हो रही है, तो x एक्सिस पर तो वैसे ही अपने को पता है y और z तो 0 0 रहेंगे ना ऑन x एक्सिस, तो y और z तो अपने आप 0 0 ही रहेंगे, तो x कौन सा होगा, वही पॉइंट होगा। इज इट क्लियर, आगे बढ़े, चलो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब आ जाओ, हमने ले लिया P दैट इज x1 y1 z1 और एक Q ले लिया दैट इज x2 y2 z2। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली आप आराम से जान सकते हो, और यहाँ से थोड़ी सी हमने कलाकारी की तो देखो क्या मज़ेदार आने वाला है। y सॉरी x, तो ये मैंने ले लिया P पॉइंट x1 y1 z1 और ये मैंने ले लिया Q पॉइंट x2 y2 z2, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया। अब सोचो यहाँ से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसके कोऑर्डिनेट x1 0 0, यहाँ से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x2 0 0। ये वैसे मैंने थोड़े से ऐसे बनाए थे, ऐसे मान लो कि ये हमारा Q पॉइंट है, ठीक है, x2 y2 z2, ठीक है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, x2 - x1, हमें p की डिस्टेंस चाहिए, तो सिमिलरली y एक्सिस पर y2 - y1 और z एक्सिस पर z2 - z1 बनेगा। तो हमारे जब दो पॉइंट थे, दो पॉइंट के दो पॉइंट इन 2D, तो 2D में क्या था बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमारे पास z कोऑर्डिनेट आ चुका है, सो इट वुड बी z1 - z2 का स्क्वायर ऑल्सो। सो डिस्टेंस बिटवीन p and q equal to x1 - x2 its square plus y1 - y2 its square plus z1 - z2 its square and its square root। x1 - x2 square plus y1 - y2 square plus z1 - z2 whole square। अच्छा तो बेटा हुआ क्या, यहाँ से अपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये डिस्टेंस निकला, इधर से ये डिस्टेंस निकला और अपना यहाँ पर z एक्सिस पर भी ये डिस्टेंस निकलेगा। अब बात क्या होगी, बेसिकली यहाँ से हम एक पाइथागोरस थ्योरम की तरह निकालेंगे ये, और ये हमें पता है, तो ये डिस्टेंस निकलता था ना हमेशा, ये निकलता था x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब ये आपको 2D में दिख रहा है इसलिए आप ये बात करोगे, 2D में दिख रहा है इसलिए आप ये बात करोगे, क्योंकि हमने सिर्फ इस बोर्ड पे देखेंगे तो ये डिस्टेंस और ये हमारे PQ पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है, ये होगा x1 y1 0 x2 y2 0, वो 3D में जाएंगे। तो उस तरीके से फॉर्मूला लगा करके हम इसकी बात करते हैं। तो डायरेक्ट अब आपको फॉर्मूला याद रखना है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। सो x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर प्लस z1 - z2 स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट। That's it, this is your formula। क्लियर है, चमक गया सबको, याद भी नहीं करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2D में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला याद किया हुआ है, तो यहाँ पर याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक।
चलो एक क्वेश्चन करें, अच्छा उससे पहले हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और फॉर्मूला। एक सेकेंड, या तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे। सो ये पॉइंट P ले लिया, दैट इज x1, y1, z1, एंड ये पॉइंट ले लिया मैंने Q, दैट इज x2, y2, z2। यहाँ पर कोई हमने पॉइंट ले लिया क्या, सपोज करके क्या पॉइंट लें हम, इनको जनरली ए बी लेते हैं, फिर हम पॉइंट ले लेते हैं। चलो इसको मैंने हटाया, ये बी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। देयर इज अ पॉइंट पी विच डिवाइड ए बी इन द रेशो m रेशो n। ए बी को डिवाइड करते हैं m रेशो n में। तो p के कोऑर्डिनेट्स मुझे लेने पड़ेंगे x, y, z। भाई p भी अपना 3D में रहेगा, ये सारी डिस्कशन जो है 3D में चल रही है, तो p भी किस में रहेगा, 3D में। तो अब आ जाओ x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m x2 प्लस n x1 एंड होल डिवाइड बाई m प्लस n, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। z की बात करें तो m z2 प्लस n z1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड आ चुका है। सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ P विच इज डिवाइडिंग ए बी लाइन सेगमेंट इन द रेशो m रेशो n। यहाँ पर AP अपॉन PB दैट इज इक्वल टू m अपॉन n। किसी के दिमाग में ये ख्याल आए कि AP इक्वल टू m एंड PB इक्वल टू n, विच इज रॉन्ग, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इक्वल नहीं है, इनका रेशो m अपॉन रेशो है, m अपॉन n है। याद आ गया? तो हमने सेम टू सेम फॉर्मूला x और y के लिए किया था, अब यहाँ 3D आ गया तो z पर भी अप्लाई कर दिया, देयर इज नथिंग न्यू। ओके, जिस तरीके से हमने इंटरनल डिवीजन की बात किया है, सिमिलरली हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के साथ। और याद रखना कि हम लोग सारा कुछ मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे एंड सेंट्रॉइड क्या होता है, बेसिक सी बात है। ओके, एक्सटर्नल डिवीजन के पास आ जाओ। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ले लिया A, यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया B, और ये आगे हमने मूव किया और ये पॉइंट अपने पास आ चुका है P। तो यहाँ से AP और BP, तो AP रेशो PB इक्वल टू m अपॉन n। अब आपको दिख रहा होगा ये एक्सटर्नल है ना, ये कैसा बेटा अपना एक्सटर्नल है। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, और B के क्या है x2 y2 z2, और P के कोऑर्डिनेट क्या है x y z। ठीक है, तो यहाँ से सेम टू सेम हमें x कैलकुलेट करना है। तो ये पूरा का पूरा रेशो कितना है m, तो m x2। आपको कन्फ्यूज़न हो तो यहीं ले लिया करो बिल्कुल एज इट इज़, और बीच में माइनस लगाते हुए चलना है। तो यहाँ से ये m x2 माइनस ये अपना छोटा सा रेशो n है, ये n है और ये अपने पास m है, n x1 डिवाइड बाई m माइनस n। नाउ y कोऑर्डिनेट अगेन m x2 y2 minus n y1 and whole divide by m minus n, and the same manner z equal to क्या होगा बेटा, m z2 minus n z1 upon m minus n। तो x y z हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। क्लियर? तो ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन हो गया है। जब भी कंफ्यूजन हो कि किस तरीके से काम करना है तो सिंपली n की जगह माइनस n लिख दो यहाँ पर, अपना सेम टू सेम फॉर्मूला लगा दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन, हाउ फार अपार्ट आर द पॉइंट्स दिस एंड दैट। क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया, कहना क्या चाह रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है।
हाउ फार अपार्ट आर द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें P पॉइंट मिल गया +2, 0, 0 और Q पॉइंट निकल गया है -3, 0, 0। एक तरीके से आप इसको खुद से विजुलाइज करोगे तो देखो एक कोऑर्डिनेट है P दैट इज 2, 0, 0 और एक कोऑर्डिनेट है -3, 0, 0। तो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत इजीली हम बता सकते हैं, ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 3। हम एडिशन करेंगे, डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस 5। बट हमारे पास फॉर्मूला है, सो हम लोग फॉर्मूले से भी बात करते हैं। P की डिस्टेंस तो स्क्वायर रूट दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस ऑफ -3 एंड इट्स होल स्क्वायर, 0 - 0 प्लस 0 - 0 एंड इट्स होल स्क्वायर रूट। तो ये 2 -3 5 इट्स स्क्वायर प्लस 0 इट्स स्क्वायर रूट। तो यहाँ से मिल गया अपने को 5। देखो 25 का स्क्वायर रूट +-5 लिखने की ज़रूरत मत करना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही दिया था। तो PQ इज इक्वल टू 5। क्लियर है, समझ आ गया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 5। ओके, शो दैट द ट्राइंगल ABC with the vertices 0, 4, 1, 2, 3, -1 and 4, 5, 0 is right angled। तो कैसे बात करेंगे, वो कह रहा है कि हमें बताओ ये तीनों ट्राइंगल जो है राइट एंगल फ्रेम करते हैं। तो क्या तरीका था राइट एंगल बताने का। सपोज करो क्वेश्चन 2D में होता तो कैसे आप लोग सोचते, यही क्वेश्चन 2D में होता तो कैसे सोचते हैं कि डिस्टेंस का स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर के इक्वल हो, तो यस पाइथागोरस थ्योरम। तो कोई भी दो डिस्टेंस का स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर के इक्वल है तो वो पाइथागोरस थ्योरम होता है। और किसी ट्राइंगल के साइड्स पर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारे पास मेन मोटिव क्या हुआ, मेन मोटिव क्या है अपने को यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना। पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और फिर CA निकालेंगे। तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अलग अलग और अपना काम बन जाएगा। AB की बात करें तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 इट्स होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 0 - 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 1 - 1 तो 2 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो दिस इज 4 + 1 5 4 इट्स स्क्वायर रूट, सो दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ BC कैलकुलेट करते हैं तो अगेन 2 - 4 इट्स स्क्वायर प्लस 3 - 5 इट्स स्क्वायर प्लस -1 - 0 इट्स स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। क्या कहते हो दोस्तों, है ना सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल अपना टॉपिक है ये वाला। तो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 में से -5 किया तो -2 का स्क्वायर ऐसे लिख देते कोई नहीं, और ये -1 का स्क्वायर और इट्स स्क्वायर रूट। तो 4 -4 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1। ओके, 4 + 4 + 1 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3। चलो यहाँ पर तो दोनों ही सेम आ गए। अब AC निकालते हैं, A और C। तो 0 - 4 इट्स स्क्वायर प्लस 4 - 5 इट्स स्क्वायर प्लस 1 - 0 इट्स स्क्वायर और इट्स स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर रूट। देखा जाए तो ये 16, ये 1 और ये 1, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया है 18। इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू कैन सी, आप इसको लिखते भी हो तो 18 मतलब 9 × 2 इसका स्क्वायर रूट है, दिस इज 3√2। तो हमें ये पता चल गया कि ये सबसे बड़ी साइड है वो 3, ये 3 और 3√2। 3√2 का मतलब ग्रेटर देन 3। √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। तो इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 × 3 4.2 आएगा। तो बाकी के दो से तो बड़ा है ना, दोनों से ही बड़ा है। तो अपने को ट्राइंगल में पता है जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें सबसे बड़ी जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेनियस। तो मैंने क्या किया, AB स्क्वायर, AB कितना है अलग से लिख लो 3, BC कितना है 3 और AC कितना है 3√2। तो क्या किया, AB का स्क्वायर किया और BC का स्क्वायर करके सम करके देखा। तो AB का स्क्वायर
3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 9, तो ये कितना हो गया बेटा 18। और देखा जाए तो हमने AC का स्क्वायर करके देखा तो 3√2 इट्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो दिस इज 18, सो विच इज नथिंग AC स्क्वायर, नथिंग AC स्क्वायर। तो क्या मिल गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये हमारा हो चुका है कि यस इट इज Pythagoras theorem is applicable on the sides, so ABC are right angle। तो आप यहाँ से लिख सकते हो yes it is right angled triangle। और आपसे क्वेश्चन ना ये भी पूछ सकता है कि कौन से एंगल पर 90 डिग्री बनेगा, तो देखो हमने ऐसे राइट एंगल तो बना दिया, ये पता चल गया कि अपना AC क्या होगा हाइपोटेनियस, तो A और C या CA ऐसे ले लो, तो ये पॉइंट B, तो हमारा किस पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएगा B पॉइंट पर, या फिर इन दोनों में देखा करो, इनमें जो भी कॉमन आएगा ना वही पॉइंट पर बनाएगा अपना क्या 90 डिग्री। तो एट पॉइंट B अपने को क्या एंगल मिलेगा 90 डिग्री, कि किस पॉइंट पर ये अपना राइट एंगल है, किस पॉइंट पर इसका एंगल 90 डिग्री है, दैट इज B। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल हुज सेंट्रॉइड इज ओरिजिन एंड 2 वर्टाइसेस आर दिस एंड दिस। ठीक है, अब आ जाओ, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक, ये ट्राइंगल का A, ये ट्राइंगल का B और ये ट्राइंगल का C और इसका सेंट्रॉइड। यहीं पर मैं आपको सेंट्रॉइड के बारे में थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कवर कर चुके हो, ऑलरेडी यू नो है ना, तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर मैंने x1 y1 z1 लिया, इसको मैंने लिया x2 y2 z2 लिया, और इधर C को लिया x3 y3 और z3 लिया। तो सेंट्रॉइड का x y z ले लिया, सेंट्रॉइड को G से प्रेजेंट करते हैं। सेंट्रॉइड होता क्या है, किसी को याद है डेफिनेशन, व्हाट इज सेंट्रॉइड? सामने वाले वर्टेक्स को इस BC लाइन के मिड पॉइंट से मीट करेंगे तो वो मीडियन होती है, और इसी तरीके से वील हैव 3 मीडियंस, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो डायरेक्ट हमें 2D में याद है किसी को, क्या करते थे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो सेम टू सेम x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, x कोऑर्डिनेट आ गया, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 है ना, एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3, ये अपने पास z कोऑर्डिनेट आ गया। तो इस तरीके से x y z कोऑर्डिनेट अपने आ जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? डन। ओके, अब आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज करो अपने को A कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 4 6, B के कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 -2 -5, C के कोऑर्डिनेट निकलवा रहा है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो मैंने ले लिया x y और z, और उसने सेंट्रॉइड क्या दे रखा है अपने को, सेंट्रॉइड इज ओरिजिन। वाओ, कितना सिंपल बना दिया क्वेश्चन उसने। तो हमारे पास एक पॉइंट A B 2 कोऑर्डिनेट्स है, सेंट्रॉइड है, तो हमें निकालना है वर्टेक्स। तो अब आ जाओ, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट मैंने लिखा विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया x इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पर x ये है, ये x1, ये x2, ये x3, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया 0 इंटू 3 0 इक्वल टू 2 प्लस x, तो x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। ठीक है, ओके, y कोऑर्डिनेट पर मूव करते हैं। y इज 0, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ से 4 -2 प्लस y डिवाइड बाई 3। देखो इन तीनों को आपस में ऐड करोगे, डिवाइड बाई 3 करोगे, 4 -2 प्लस y इक्वल डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से 0 इंटू 3 0, और ये 2 4 -2 2 प्लस y, तो y का वैल्यू कितना निकल गया बॉस -2, y का वैल्यू कितना निकल गया -2। एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर d, यहाँ से सॉरी z, तो इनको ऐड कर देंगे, क्या है z कोऑर्डिनेट 0 इक्वल टू क्या लिखा है 6 - 5 प्लस z डिवाइड बाई
3, तो सी 0 इंटू 3 0 इक्वल टू 1 प्लस जेड, तो z इक्वल टू -1, दिस इज योर z कोऑर्डिनेट। सो यहाँ से अपने को c मिल गया x y z, तो क्या कोऑर्डिनेट निकल के बेटा, c कितना निकला है, x कितना निकला -2, y कितना निकला -2 और z कितना निकला -1। तो ये हमारे थर्ड कोऑर्डिनेट के वर्टेक्स आ चुके हैं, -2 -2 1। तो आइडिया आपको हो सकता है तीनों वर्टेक्स दे दिए जाए और पूछा जाए कि अपने को सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है। यहाँ पर उसने क्या किया, उसने अपने को सेंट्रोइड दे दिया, ए और बी दे दिया और अपने से पूछा कि कोऑर्डिनेट सी क्या होगा। क्लियर? ओके, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, द मिड पॉइंट ऑफ हू साइड्स आर दिस दिस दिस। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन आप बहुत लेंदी भी बना सकते हैं और बहुत छोटा भी बना सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी, इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया डी, इसका मिड पॉइंट ले लिया ई और इसका मिड पॉइंट ले लिया एफ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मिड पॉइंट्स आर गिवन 1 2 -3 3 0 1 -1 1 और -4। ए को हमने क्या ले लिया x1 y1 z1, बी को क्या ले लिया x2 y2 z2 और सी को क्या ले लिया x3 y3 z3। ठीक, ए बी सी पॉइंट्स आ चुके हैं और उनके मिड पॉइंट्स पता है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हमें इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड चाहिए। तो पहले मैं आपको मेथड 1 बता रही हूँ, दैट इज़ वेरी लेंदी, क्योंकि शॉर्ट बताया तो आप लोग लेंथी मेथड देखोगे ही नहीं, है ना। और ये डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। कम मार्क्स का तो शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे और ज़्यादा मार्क्स का है तो हम लोग लेंथी मेथड के थ्रू जाएंगे। सो सबसे पहले ई हमारा मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक, सो मिड पॉइंट का पता है, जिस तरीके से हम मिड पॉइंट पे बात करते थे कि हमारे इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं और इधर इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते थे बेटा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ऐसे करते थे। यहाँ पर भी वही होगा, सिंपली क्या होगा कि z कोऑर्डिनेट दोनों साइड बढ़ जाएगा, इधर z1 इधर z2 आ जाएगा। इधर हमने लिया z1 और इधर ले लिया बेटा z2, तो इधर z कोऑर्डिनेट आ जाएगा z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2, नथिंग। बिल्कुल सेम तरीके से हम फॉलो करेंगे। तो अब आ जाओ, यहाँ से 3 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, तो x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से हमने बनाया x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। 0 के लिए काम करेंगे तो 0 इक्वल टू y1 प्लस y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से निकल गया y1 प्लस y3 इक्वल टू 0, सो यू कैन राइट इट डाउन y1 इक्वल टू माइनस y3, आगे शायद काम आ जाए, इक्वेशन नंबर 2। एंड z की बात करेंगे बेटा, तो z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, सो z1 प्लस z2 इक्वल टू 2 आ चुका है, नॉट z2, दिस इज z3। ठीक है, तो दिस इज z3, दिस इज z3, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन निकल गए भाई। अपने पास कितने वेरिएबल हैं, x1 y1 z1 3, x2 y2 z2, x3 y3 z3, 9 है, तो अपने पास मिनिमम 9 इक्वेशंस आनी चाहिए। अब हम लोग डी पॉइंट पर मूव करते हैं। तो डी पॉइंट के लिए हमने डिस्कस किया, तो x कोऑर्डिनेट 1 है ना, तो x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से निकल गया x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब आ जाओ, 2 इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या निकल गया y2 प्लस y3 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5। ओके, एंड z कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, -3 इक्वल टू z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 2, तो z2 प्लस z3 इक्वल टू -6, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 6। 6 इक्वेशन होगी, मैंने क्या बोला, 9 इक्वेशन हमें चाहिए होंगी। अब हमारे पास एक f का कोऑर्डिनेट बचा है, तो यहाँ से काम करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू -1,
तो यहाँ से x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2 एंड इक्वेशन नंबर 7। अब इधर y2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 1। सो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 8 एंड z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू, इधर देखा जाए तो क्या है -4, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू -8 एंड नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9। सो हमारे पास 3, 3, 6 और 3, 9, 9 इक्वेशन है। अब आ जाओ इस पर फोकस करेंगे। पहले हमारा x1 x2 x3 चाहिए, x1 प्लस x3 x2 प्लस x3, तो मैं यहाँ से x3 को एलिमिनेट कर दूँ तो कैसे करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 4 मैंने किया, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो x1 प्लस x3 माइनस x2 माइनस x3 इक्वल टू 6 माइनस 2, ये 2 है वो 6 है, तो x3 से x3 कट गया, x1 माइनस x2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आओ इक्वेशन नंबर 7, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा -2। ये कौन सा है इक्वेशन, हमने 7 को यहीं लिख दिया। अब इनको ऐड कर दो, ये कट गया 2x1 इक्वल टू 2, तो x1 का वैल्यू कितना आ चुका है 1, x1 का वैल्यू 1 आ गया। अब समझो अपने सारे काम हो गए, x1 का वैल्यू 1 आ चुका है, यहाँ पुट कर दो x3 निकल जाएगा, x3 यहाँ पुट कर दो x2 निकल जाएगा, हो गए सारे काम। तो बस x1 1 आ चुका, तो मैंने x1 को वहाँ पुट किया, 1 प्लस x3 इक्वल टू 6, तो x3 का कितना वैल्यू आ चुका है बेटा 5, x3 का वैल्यू 5 आ चुका है। ओके, x3 5 यहाँ पर आ चुका, तो x2 प्लस 5 इक्वल टू 2, तो x2 कितनी वैल्यू आ चुकी है बेटा -3। x1 x3 x2 हमें चाहिए सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड ही तो निकालना है, अल्टीमेटली भूले तो नहीं कि कैलकुलेट क्या करना है। तो सेंट्रॉइड की हम बात करें बेटा तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 है ना, तो यहाँ पर पुट कर दो 1 5 माइनस 3, 1 प्लस 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना होता है 3/3 1, x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। इन द सेम मैनर अब हमें क्या करना है, इधर से y सेकेंड इक्वेशन और 5, तो यहाँ से देखो y1 और y2 में एक रिलेशन निकालते हैं, तो यहाँ से सिंपली y3 की जगह माइनस y1 पुट कर दो, है ना। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 की हेल्प करते हैं, तो हमने क्या किया, या फिर यहाँ पर y1 की जगह माइनस y3 लिख दो, एक ही बात है वो तो मैंने यहाँ पर y2 माइनस y3 की जगह क्या लिखेंगे माइनस y1 और दैट इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 5 में 2 से क्या किया y3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 8 को लिख दो y1 प्लस y2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो अब इनको ऐड करेंगे तो y1 कट जाएगा, 2y2 आ गया और दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से y2 की वैल्यू निकल गई है 3, y2 की वैल्यू 3 निकल गई है। अब यहाँ पर पुट कर दो y2 तो हमें क्या मिल जाएगा y3 और सिमिलरली फिर मिल जाएगा y1, कर दें तो y2 की वैल्यू 3 पुट कर दो इन इक्वेशन 5, 3 प्लस y3 इक्वल टू 4, तो डेफिनेटली y3 का वैल्यू कितना मिल गया बेटा 1, y3 1 यहाँ पुट कर देंगे तो y1 का वैल्यू कितना मिल गया -1, y1 निकल गया, y2 निकल गया, y3 निकल गया। तो बस यहाँ पर पुट करना है अपने को y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, तो y1 कितना निकला है -1 प्लस 3 1, -1 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये कट गया तो 3 से 3 कट गया अगेन 1। ठीक, अब हमारे पास z कोऑर्डिनेट निकालना है, तो डेफिनेटली तो समझ में आ गया 3 और 6 से क्या करेंगे z3 को एलिमिनेट कर दो, तो 3 माइनस 6 कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर लिखो इक्वेशन नंबर 3 माइनस 6, तो 3 लिखा आपने z1 प्लस z3 इक्वल टू 2, यही लिखा हुआ है। 6 को लिखा z2 प्लस z3 इक्वल टू -6, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल, ये मिल गया z1 माइनस z2 और इक्वल टू 8। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड किया मैंने तो देखो z2 से z2 कट जाएगा, 2z1 और इक्वल टू 0। वाओ, z1 की वैल्यू 0, क्यों कि -8 और +8 भी ऐड हो गया, तो z1 0 निकल गया, z1 0 निकल गया। यहाँ पर आ जाओ,
मतलब हमने इन दोनों को ऐड किया तभी तो ये काम निकला। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू -8 किया, इन दोनों को कट कर दिया तो यहाँ से ये निकल के आ गया 0। तो Z1 को जैसे पुट किया 0 तो Z2 कितना मिल जाएगा बेटा अपने को -8। Z2 -8 Z1 0। अब आ जाओ यहाँ पर पुट करते हैं, Z1 0 निकला है, 0 पुट कर दोगे Z3 कितना मिल गया बेटा 2। यहाँ पर Z3 2 निकल गया क्योंकि Z1 अपना 0 है, तो Z1 Z2 Z3। अब यहाँ पर अपने पास ये होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई 3। पुट कर दो Z1 0 प्लस Z2 -8 और Z3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से -6/3 तो कितना मिल गया बेटा 1, 1, -2। तो दिस इज योर आंसर। पहले ही मैंने बोला था इट्स अ वेरी वेरी लेंदी, तो लेंदी वाला मेथड हम लोग कर चुके हैं, है ना, लेंदी वाला समझ में आ गया। अब शॉर्ट मेथड एक मैं आपको बताती हूँ, वो सिर्फ तब यूज करोगे जब आपका क्वेश्चन कम मार्क्स का होगा। यहाँ से आराम से फोकस करो, जो आपके कोऑर्डिनेट्स है ना DEF वो हमारे मिड पॉइंट, एक थ्योरम है आराम से पढ़ना, ABC ट्राइंगल के साइड्स का DEF मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को बनाया गया है ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल दोनों का सेंट्रॉइड सेम रहता है, दोनों का सेंट्रॉइड सेम रहता है। मतलब आप लोग इधर से इन तीनों को जॉइन करके जो सेंट्रॉइड बनाओगे वो यही रहेगा जो ABC ट्राइंगल का है। तो हम क्या करें DEF ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकाल दें, वही क्या होगा ABC ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। इससे आसान हो सकता है। सो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्विवेलेंट टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। चलो तो बस DEF के कोऑर्डिनेट अपने सामने है, तो -1 + 3 + 1, -1 + 3 + 1 डिवाइड बाई 3 x कोऑर्डिनेट। y की बात करें तो 1 0 2 1 0 2 एंड डिवाइड बाई 3, एंड z की बात करें तो -4 + 1 -3, -4 + 1 और क्या है अपना वो -3 एंड डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये कट गया 3/3 1, इधर से 2 + 1 3/3 1, ठीक है। और यहाँ से -4 + 1 -3 -3 -6/3 -2। सो आंसर आप आराम से मैच कर लो, सेम ही आएगा 1 1 -2 1 1 -2। सो वी आर गेटिंग द सेम आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो आपने शायद नई थ्योरम पढ़ी होगी कि ABC ट्राइंगल है, उसका जो सेंट्रॉइड है, ठीक है। अब ABC की जो साइड्स हैं AB BC CE CA, उनकी जो मिड पॉइंट्स से बनाया गया ट्राइंगल है, उन दोनों का सेंट्रॉइड सेम रहता है। तो डायरेक्ट ही अपने पास 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतनी मेहनत कौन करेगा, देख रहे हो कितना सारा टाइम लग गया अपने को, जबकि आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा मेरे से 5 मिनट ज़्यादा ही ले लोगे। क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा अपना 4 5 6 मार्क्स का तो लेंदी मेथड चूज करेंगे, लेकिन 1 या 2 नंबर का आ गया तो डायरेक्टली जंप ऑन दैट। डन। ओके, नाउ एग्जाम्पल है, शो दैट द पॉइंट्स P Q एंड R आर कोलिनियर। आर कोलिनियर। सो कोलिनियर का मीनिंग क्या है? सब कुछ जो हमने 2D में पढ़ा है वही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी नया नहीं आएगा। सो कोलिनियर की बेसिकली बात कर रहा है कि P Q R हो सकता है इनका सीक्वेंस इधर उधर हो, P R Q Q R P इस तरीके से हो सकता है, मैंने तो रफली लिख दिया। तो जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे उनको बोला जाता है कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी का हम कैसे प्रूव करें, कोई आइडिया दिमाग में? कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका हम कैसे प्रूफ दें? सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, देन ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। सो अब स्टार्ट करते हैं PQ डिस्टेंस कैलकुलेट करना। PQ, तो PQ निकालेंगे तो -2 -1 स्क्वायर प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -3 स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। -2 -1 -3 स्क्वायर, 3 -2 1 स्क्वायर एंड 5 -3 2 स्क्वायर। तो ये कितना मिल गया 9 + 1 + 4 और ये हमें मिल चुका है √14। नाउ PR कैलकुलेट कर लेते हैं, P और R। सो -2 -7 स्क्वायर
3 माइनस 0 स्क्वायर, 5 माइनस ऑफ -1 स्क्वायर, इट्स स्क्वायर रूट। तो -2 -7 -9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 5 माइनस माइनस प्लस, तो 6 का स्क्वायर 36। ऊपर से तो नहीं निकला। ओके 90, ये तो 90 हो गया, 81 प्लस 90, 90 में 36 ऐड किया तो 6 और 9 थी 12, इट्स स्क्वायर रूट। क्या हम इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं? नो ये अपना 6 से हो सकता है, 6 इंटू 6, तो ये है अपना 3 इंटू 2 है ना, ये है 3 इंटू 7, ये स्क्वायर रूट में चल रहा है, ये स्क्वायर रूट में चल रहा है, तो बेसिकली 3 बाहर आ जाएगा, 7 दूनी 14 अंदर। देख लो भाई मैंने कुछ नहीं किया, 126 में 6 इंटू 21 लिख दिया है ना, 6 को 3 इंटू 2, 21 को 3 इंटू 7, तो 3 2 टाइम में एक 3 बाहर, 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, तो 3 रूट 14। चलो 14 के साथ ले आए, ये भी बढ़िया बात है। ओहो गलती से किया गया क्या, अच्छा हो गया। क्यू आर, नाउ व्हाट इज क्यू आर? 7 माइनस 1 स्क्वायर, 0 माइनस 2 स्क्वायर एंड -1 -3 स्क्वायर, इट्स स्क्वायर रूट। तो 7 में से एक सब्ट्रैक्ट किया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 -3 -4, इट्स स्क्वायर 16। ओके 16 प्लस 4 20, तो ये लिखा है 64 प्लस 20 और इसको ऐड किया तो दिस इज रूट 84। अब मुझे इसको लेके जाना है 14 के साथ है ना, सो 14 इंटू 14 से डायरेक्ट गड़बड़ हो रही है, चलो हमने इसको इसके साथ लिखा 4 इंटू, अरे इसमें भी सेम आ गया, तो 2 रूट ओवर 21 आ गया, तो है ना। अच्छा ये ऐसा कुछ आ गया, 14 में क्यों नहीं गया? 14 में जाता तो हम काम आसानी से कर पाते। 3 इंटू 7 और उधर 2 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 में ले जाना था अपने को। तो एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करते हैं। पी क्यू निकाला तो -2 -1, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 2 1 और 5 माइनस 3 4, तो ये 10 रूट 14। पी आर निकाला 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर 81, 9 और 36, तो यहाँ से 90 या इस तरीके से कर लो, 81 प्लस 45, तो 6 और ये 12, तो इसको लिखा 9 से डिवाइड किया इसको, बेसिकली ये तो कहना चाह रहा है 9, कितना बच गया यहाँ पे 3, तो ये आ गया राइट है ना, ये सही लिखा है हमने। अब उधर काम करते हैं क्यू आर पर। क्यू आर निकाला तो 36 4 16, तो इधर देखा जाए तो 40 50, ओह दिस इज रूट 56, समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ किए, देखा 7 माइनस 1 6 और 6 का स्क्वायर 36, इसीलिए हमारा आंसर गलत आया, बट हमें पता चल गया था कि रूट 14 में ही लेकर के जाना है। सो आ जाओ, तो दिस इज 36, तो यहाँ से देखा जाए तो 40 प्लस 16 और दिस इज 56 है ना। अब इसको 56 को मैंने लिखा 4 इंटू, तो ये आ चुका है 2 रूट ओवर 14, हो गया अपना काम सारा। हमारा जो सर्ड है ना रूट 14 में आ गया, तो काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ लिख लो पी क्यू अपने पास कितना आ चुका है रूट 14, क्यू आर कितना आ चुका है अपने पास 2 रूट 14 और पी आर कितना आ चुका है अपने पास 3 रूट 14। साफ दिख रहा है इन दोनों का सम इसके इक्वल है, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर आप करते हो विच इज इक्वल टू पी आर। दिस इज रूट 14 प्लस दिस इज 2 रूट 14 एंड दैट इज इक्वल टू 3 रूट 14। मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। इफ इट इज हैपनिंग सो यू कैन से कि पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। ये बात समझ में आ गई कि सम ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, तो वो कोलिनियर है। अच्छा जैसे ही हमने बोला कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो ट्राइंगल बनेगा। तभी तो कहते हैं ना कि ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन इक्वल नहीं, ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो वो ट्राइंगल लॉ होता है। इक्वलिटी तो हम कब मेंशन करेंगे, जब वो कोलिनियर होगा। क्लियर है,
समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 1 2 3 3 2 -1। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास हमें कोई भी एक पॉइंट लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो मतलब पी हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड, तो वो कह रहा है कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कुछ ऐसा दे रखा है पी ए इक्वल टू पी बी। मतलब हमें सेट ऑफ पॉइंट्स का एक इक्वेशन निकालना है जिसके लिए कंडीशन क्या है कि उस पॉइंट की ए और बी पॉइंट से डिस्टेंसेस सेम है। सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। सो दे रखा है पी ए इक्वल टू पी बी। पी हमने ले लिया एक्स वाई जेड क्योंकि इक्वेशन कह रहा था सेट ऑफ पॉइंट्स जिसके लिए हमारे पास कोई इक्वेशन निकल के आने वाली है। तो पी ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एन ए, पी बी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एन बी। तो यहाँ से पी ए की बात करें तो x -1 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर प्लस z -3 स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इक्वल टू पी बी की बात करें बेटा तो x -3 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर प्लस z -1 स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब हमें इसमें से कैलकुलेट करके इक्वेशन निकालनी, तो दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, या आप यहीं पे स्क्वायर भी करके काम कर सकते थे। तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया तो यहाँ से x -1 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर प्लस z -3 स्क्वायर इक्वल टू x -3 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर प्लस z +1 स्क्वायर। अब स्क्वायर करें x स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 -4x 4y प्लस z स्क्वायर, इधर करें प्लस 9 -6z इक्वल टू x -3 का स्क्वायर x स्क्वायर -6x प्लस 9, राइट। y -2 का स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 4 -4y। अच्छा हम ये डायरेक्ट कट भी कर सकते थे, दोनों में y -2 का स्क्वायर आया है। ओहो हो, चलो z +1 का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z, तो z स्क्वायर से z स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर ये तो सारा कट जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ है, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट चुका है। ठीक, इधर देखा जाए तो क्या है -2x -6z 9 + 1 10 इज इक्वल टू -6x प्लस 2z और ये 9 + 1 10। अच्छा चलो यहाँ से बन गया 9 + 1 10, तो 10 से 10 कट चुका है। इधर लेकर के आएंगे 6x -2z -2x -6z ऑलरेडी है, तो इधर इनके साथ 4x और इधर से मिल गया -8z इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x इक्वल टू 8z और 4 से डिवाइड किया तो x इक्वल टू 2z। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है सेट ऑफ पॉइंट्स दैट इज x इक्वल टू 2z। y पर कोई कंस्टेंट नहीं है, y सारी वैल्यूज ले सकता है। सो x इक्वल टू ट्वाइस z इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड पॉइंट b। क्या कहते हो जनाब, समझ में आ गया? क्लियर है? ओके चलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। ठीक है, तो P पॉइंट अपने पास 4 2 -6 10 -16 6। ठीक है, ट्राइसेक्ट की बात करें तो एक ले लिया हमने यहाँ पर A और ये ले लिया B, मतलब 1:1:1 में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब हमें A के कोऑर्डिनेट निकालना है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट की बात करें तो A P पता है और Q पता है, तो A क्या कर रहा है बेटा PA अपॉन AB की AQ की हम बात करें तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये रेशो 1 है तो ये रेशो अपना कितना हो चुका है 2। तो उस तरीके से हम बात करेंगे A के बारे में। तो A कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया, सपोज करो x y z है अपने पास, तो कैसे निकलेगा 1 × 10 1 × 10 प्लस 2 × 4।
अपॉन 1 प्लस 2, मतलब इसको बीच में से भगा दो, p को सोचो ही मत, p और q को a जो है 1:2 में डिवाइड करता है सिंपली। अब 1 इंटू -16 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 एंड कॉमा 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो ये अपने पास क्या मिल गया 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 कॉमा यहाँ से -16 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 एंड कॉमा 6 माइनस 12 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया बेटा 18 डिवाइड बाई 3 कॉमा -12 डिवाइड बाई 3 कॉमा -6 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से कितना मिल गया 6 कॉमा -4 कॉमा -2। तो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 6 -4 -2, कितना इजीली निकाल दिया, ठीक। ओके, सिमिलरली हम बात करें तो a हमारे पास क्या आ चुका है 6 -4 और -2। अब हमें b के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये सोचो ना कि a q को b जो है 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब b जो है a q का मिड पॉइंट है। तो ऐसे लिख दो b इज मिड पॉइंट ऑफ a q, सिंपल हो जाएगा ना। तो b के कोऑर्डिनेट निकालने, दैट इज x y z सपोज, तो कैसे निकलेगा दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कॉमा -4 -16 -4 -16 डिवाइड बाई 2 कॉमा -2 प्लस 6 -2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आ चुका है 16/2 कॉमा -20/2 कॉमा प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 8 -10 एंड 2। सो b के कोऑर्डिनेट आ चुके अपने ये रहे। आपको इस तरीके से निकालना है कि b जो है p और q को 2:1 में डिवाइड करता है, वहाँ से भी यू कैन कैलकुलेट और सेम टू सेम आंसर यू विल गेट, ठीक है। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC इज एट द पॉइंट इफ vertex of coordinates a and b are given, to find the coordinates of the C point. Already we have done such type of question, right? a के कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 -5 7, b दे रखा है अपने को -1 7 -6 और c हमने ले लिया x, y, z, ठीक है। अच्छा, इसका सेंट्रॉइड दे रखा है क्या अपने को 1, 1, 1। तो कह रहा है कि x, y, z कैलकुलेट करना है। हो गया काम। कैसे कि सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 3 प्लस -1 प्लस x एंड डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से 3 इक्वल टू 2 प्लस x, तो x का वैल्यू निकल गया है 1, ठीक। अब आ जाओ 1 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट की बात करें -5 प्लस y प्लस 7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 2 इक्वल टू y प्लस 2, तो y का वैल्यू निकल गया है 0। एंड z की बात करें तो 1 इक्वल टू z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड 7 प्लस z माइनस 6 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से, अच्छा ये 3 होगा, गलत कर दिया ना, आ जाओ आ जाओ जाओ, बच गए गलती करने से। सेंट्रॉइड में y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 3 इक्वल टू y प्लस 2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा 1, यहाँ भी 3 लिखा है डिवाइड बाई 3। तो 3 इक्वल टू 7 माइनस 6 1 प्लस z, तो z का वैल्यू कितना निकल गया है अपना 2। तो x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गया सी के, x कितना है बेटा अपना 1, y कितना है 1 और z कितना है 2। तो 1 1 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? Okay, now jump on the next question. Prove that the points this are collinear. Find the ratio in which first point divides the join of the other two. Second वाला अच्छा क्वेश्चन है। पहला हमने ले लिया A, B and C। सबसे पहले कह रहा है prove that कि ये जो points है वो अपने collinear हैं। चलो जी, तो क्या किया, collinear के लिए क्या करेंगे, AB कैलकुलेट करेंगे, BC कैलकुलेट करेंगे और CA कैलकुलेट करेंगे। हमें ये तीनों की तीनों लेंथ कैलकुलेट करनी, तो ए बी पर बात करते हैं। 0 - 2 इट्स स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -7 माइनस ऑफ -9 इट्स स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस -2 का स्क्वायर 4 प्लस, यहाँ से देखा जाए -7 प्लस 9 9 - 7 2 का स्क्वायर 4। तो 4 4 8 और 12 इट्स स्क्वायर रूट। तो दिस इज 2√3, 4 3 12। ओके, BC की बात करें तो 2 - 6 स्क्वायर प्लस 1 - 5 स्क्वायर प्लस
-9 माइनस ऑफ -13 इट्स स्क्वायर रूट। तो 2 - 6 मतलब -4 का स्क्वायर 16, 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ से -9 प्लस 13, 13 - 9 करेंगे तो 4 एंड 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, तो अगेन ये लिख सकते हो 16 × 3। भाई 16 को 3 बार ऐड करें तो 4√3 या 16 48 आ जाएगा, उसको अगेन 16 × 3 लिखेंगे, सेम टू सेम। अब CA की बात करते हैं। CA 6 - 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -13 माइनस ऑफ -7 स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। दिस इज 36, 5 + 1 6 36, -13 + 7 -6 का स्क्वायर 36। वाह, ये भी अपने पास क्या आ गया बेटा 6, 36 × 3 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 6√3। उन दोनों का सम करके ही मिल रहा है, मतलब आराम से देख सकते हो कि AB + BC करने पर हमें क्या मिल गया है, AC मिल गया है। AB और BC को ऐड किया तो क्या मिल गया बेटा 6√3। तो इन दोनों का सम थर्ड के इक्वल है, तो लिख दोगे AB एंड C आर कोलिनियर, AB एंड C आर कोलिनियर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़े। अच्छा, अभी इसमें क्वेश्चन भी तो रहता था, फाइंड द रेशो इन विच दिस A डिवाइड्स द जॉइन ऑफ BC। मतलब पूछना चाह रहा है कि ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है, तो A BC को किस रेशो में डिवाइड करता है। आराम से लिख लो, B के कोऑर्डिनेट 2 1 -9, C के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 6 5 -13 और A के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 0 -1 -7। तो हमसे पूछा जा रहा है कि A किस रेशो में डिवाइड करता है BC को ज्वाइन करने वाली लाइन को। तो आप ऐसे ले लो कि लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करता है। हमने क्या ले लिया, लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करता है। ठीक, अब इसका x कोऑर्डिनेट 0 विच इज इक्वल टू लैम्डा × 6 प्लस 1 × 0 1 × 2 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। इस 0 की वजह से और ही मजा आ गया, 0 इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 2, तो 6 लैम्डा इक्वल टू -2, तो 3 लैम्डा इक्वल टू -1, तो लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू 1/3 विद नेगेटिव साइन। हमें सिर्फ x y z में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट चाहिए, उसी से अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ले लिया, उससे लैम्डा अपॉन लैम्डा रेशो 1 क्या निकल गया बेटा 1/3। माइनस साइन क्या बता रहा है एक्सटर्नली, तो आप ऐसे लिखोगे 1/3 एक्सटर्नली, ये आपका 1/3 में डिवाइड करता है BC को ज्वाइन करने वाली लाइन को। क्लियर हुआ? BC को ज्वाइन करने वाली लाइन को लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करता है, तो लैम्डा रेशो 1 क्या आ गया है 1/3 विद नेगेटिव साइन। सो नेगेटिव साइन बताता है कि ये अपना एक्सटर्नल डिवीजन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 2 यूनिट। क्यूब की बात कर रहा है। चलिए है ना, 2 यूनिट का उसका एक एज है और वन ऑफ हुज वर्टाइसेस कोइंसाइड विद द ओरिजिन। मतलब एक कोऑर्डिनेट उसका यहाँ पर है एंड द 3 एजेस पासिंग थ्रू द ओरिजिन कोइंसाइड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस थ्रू द ओरिजिन। मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक अपना यहाँ पर आएगा। तो हमने बनाया ये, ठीक, एक तरीके से O A B C D E F और ये बच गया G। हमारे पास 8 कोऑर्डिनेट है, तो 0 का तो हमें पता है 0, 0, 0। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब है, इसकी ये डिस्टेंस जो है 2 है, तो A के कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएंगे 2, 0, 0। इस B के कोऑर्डिनेट 0, 2, 0 और C के कोऑर्डिनेट 0, 0, 2। क्योंकि ये x y z तीनों डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर चलेगा, तो यहाँ पर O पता चल गया 0, 0, 0, A पता चल गया 2, 0, 0, B हमारे पास है 0, 2, 0 और C हमारे पास है 0, 0, 2। ओके, अब बात करते हैं बाकी के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है ना, उसने पहले बोल दिया पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ओके, अब G कोऑर्डिनेट की बात करो। ये G क्या है अपना एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर इसका Z तो वैसे 0 हो गया, 2 इधर गया और 2 इधर गया,
तो जी के बारे में हमने बात किया तो 2,2,0। ठीक, अब इधर बात करेंगे एफ कोऑर्डिनेट के बारे में। आराम से सोचो, ये ऐसे है तो एफ कोऑर्डिनेट अपना किधर है, जेड और वाई, ऐसे जा रहा है, वाई जेड एक्सिस पर है, तो वाई जेड एक्सिस पर है अपना एफ, तो उस पर एक्स 0। अच्छा, यहाँ पर ये भी 2 इधर चलाएगा ना ऐसे, वाई और जेड, तो 2,2 ये एफ आ चुका है। उसके बाद हमारे पास एक है डी पॉइंट। डी पॉइंट आराम से फोकस करो, डी पॉइंट अपना इस प्लेन पर है, दैट इज ऑन एक्स जेड प्लेन। ये एक्स जेड प्लेन पर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा। एक्स जेड प्लेन पर है 2 और ये 2 ऐसे चलेगा, तो 2x और 2z, तो y 0। अब कौन सा बच गया अपने पास, एक ई पॉइंट बच गया। ई देखो क्या है, ऐसे गया 2, ऐसे गया 2 और ऐसे आया 2, ये डिस्टेंस जो दिख रही है वो 2 ही है, तो ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2,2,2। ई हमारा 3D में, बाकी सारे पॉइंट या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स प्लेन पर थे, ई हमारे स्पेस में किसी भी प्लेन पर नहीं है। तो ई के लिए देखो कैसे मूव करेंगे, इधर 2 गया, इधर 2 गया और इधर 2 आया, तो ई के कोऑर्डिनेट्स 2,2,2। सो बस क्वेश्चन यही पूछ रहा था, यही पूछ रहा था कि हमारे पास एक क्यूब है जिसका एक एज जो है 2 यूनिट का है, एक वर्टेक्स अपना ओरिजिन पर है, बाकी के 3 वर्टेक्स अपने एक्स वाई जेड पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस पर हैं, तो फिर बाकी के आपको बताने हैं। क्लियर? ओके, 3 वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम के बारे में कितने बालक हैं जिनके हवा ही नहीं है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या है बेटे, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, मतलब AB और CD इक्वल है और पैरेलल है। इस तरीके से लिखते हैं, AB इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। इतना बहुत है पैरेललोग्राम को डिफाइन करने के लिए। AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमें A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, ओके, D के बारे में बात हो रही है। क्या कैसे करेंगे, एनी आइडिया कैसे इसको स्टार्ट करेंगे? इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। ये मैंने ले लिया M। सो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होता है। किस तरीके से बोला जाता है, डायगोनल्स ऑफ diagonals bisect each other, diagonals of a parallelogram bisect each other, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करके जाते हैं, ये इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। तो AC का मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट के इक्वल है, तो हमारे पास BD, D नहीं है, इसको मैंने ले लिया x, y, z। C अपने पास कितना दे रखा है, 2, 3, 2। B कितना है, -1, -2, -1 और A कितना है बेटा, 1, 2, 3। तो A और C हमें पता है, so मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट निकाले क्या, चलो यहाँ से मैंने M कोऑर्डिनेट निकाला AC का मिड पॉइंट, तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, 3 + 2 डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। और हमने इधर से BD का मिड पॉइंट निकाला, वो आपस में इक्वल होगा, तो x - 1 डिवाइड बाई 2, y - 2 डिवाइड बाई 2 एंड z - 1 डिवाइड बाई 2। क्या कहते हो, ये आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से कैलकुलेट भी मत करो। 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x - 1 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y - 2 डिवाइड बाई 2, z + 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू z, सॉरी यहाँ पर z क्यों आ गया, ओह दिस इज 3 नॉट z, है ना, ये 3 है, 3 + 2, तो 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू z - 1 डिवाइड बाई 2। बस यही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 + 1, x इक्वल टू कितना निकल गया बेटा, 3 + 1, यहाँ से 2 कट गया, तो 5 इक्वल टू y - 2, तो y इक्वल टू 7, और यहाँ से 2 कट गया, तो z इक्वल टू 6। कितना सही कोऑर्डिनेट निकल गया। तो अपने पास D का x कोऑर्डिनेट 4, 7, 6, 4, 7, 6। क्लियर हो गया, समझ में आ गया
कि हमें ए बी सी डी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिसमें ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी नहीं पता, ये है पैरेललोग्राम। तो डी निकालना है तो क्या करोगे, ए सी का जो मिड पॉइंट है वही बी डी का मिड पॉइंट है, मतलब बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल है, इसको तो ये इक्वल पार्ट में इक्वल पार्ट है, मतलब ए सी का मिड पॉइंट बी डी का मिड पॉइंट कोइंसाइड करता है। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। बस AC का मिड पॉइंट निकाला, BD का निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, जो चाहिए था वो हमारे सामने आ चुका है। क्लियर है? चलो अगेन वर्क एट होम। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी 2 क्वेश्चन दिए थे, आज भी आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है, कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम अ YZ प्लेन, ठीक, लेट्स सी कितने बार कर पाएंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस √27, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? इट इज़ वेरी सिंपल। ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचना क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपना। सो अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि नेक्स्ट चैप्टर क्या अपने को करना है। वैसे हमारा एक ही चैप्टर रहता है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना लीनियर प्रोबेबिलिटीज़, ओके, सॉरी लीनियर इनइक्वालिटीज़, राइट, इट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़। सो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेंगे। इफ़ यू वांट कि 3D ज्योमेट्री पर अभी मैं और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, सो वी कैन डू दैट ऑल्सो। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।